हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह। सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कुलेशन, ऐसे अंगों का समूह जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं? तो ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती है, ह्यूमन हार्ट आता है और लिम्फ आती है, यानी कि लसिका आती है। इन सभी अंगों को हम किस में रखते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में रखते हैं, यानी कि परिसंचरण तंत्र में रखते हैं। मैं आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा रहा था। कल मैंने आपको हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसके डॉक्टर को क्या कहा जाता है? हृदय का वजन कितना होता है, हृदय हमारा किस तरीके से काम करता है, और भी हृदय से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। हमारे हृदय में कितने कक्षक होते हैं मैंने आपको डायग्राम की सहायता से भी समझाया था। तो चलो सबसे पहले मैं आपको हृदय के चैम्बर बताता हूँ, और हृदय के चैम्बर के बाद में फिर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। लास्ट में जब मैंने क्लास छोड़ी थी उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मछली होती है उसके हृदय में कितने कक्षक होते हैं, केंचुए के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, डॉल्फिन के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, व्हेल मछली के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, सबसे बड़ा हार्ट किसका होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, हमारे हृदय का भार कितना होता है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक डायग्राम की सहायता से मैंने आपको बताया था कि आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, और उन 4 चैम्बरों के नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कल का रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको हृदय की कार्य प्रणाली सीखनी है तो भैया आज की क्लास आपको पता होना जरूरी है। अगर आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी तो भैया फिक्स है कल की क्लास आपको समझ में नहीं आ सकती। इसलिए आज की क्लास को बड़े ध्यान से समझना। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से एक क्लास है भैया ये आज वाली। देखो ध्यान से समझना। ह्यूमन हार्ट, हम हमारे हृदय के बारे में पढ़ते हैं, और पिछली क्लास से नहीं देखी है ना तो भैया जा करके देख लेना, ठीक है। मानव हृदय, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि गूगल पर सर्च करके देखोगे तो आपको एक जटिल संरचना दिखाई देगी, लेकिन हम आपको एक रफली डायग्राम की सहायता से चीज़ों के बारे में सिखा रहे थे। तो मैंने एक डायग्राम बनाया था कल भैया कुछ इस तरीके से। ये रहा भैया आपका डायग्राम, ये लो, ये हो गया आपका हृदय। फिर मैंने कहा था थोड़ा अच्छा बनाऊं क्या? चलो ठीक है, समझना ही तो है आपको। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली एक मांसपेशी होती है। ये रही भैया, ये आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली एक मांसपेशी होती है। तो देखो 4 चैम्बरों में विभाजित कर दिया। चैम्बर को आप रूम भी कह सकते हो, खाली जगह भी कह सकते हो, है कि नहीं है? तो देखो 4 कक्षक हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। 4 चैम्बर हो गए आपके हृदय के, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अब आपके हृदय को इन 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली ये जो मांसपेशी है, मैंने कहा था कल आपको कि हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशीय अंग है, ये पूरा मांसपेशियों का बना हुआ होता है। तो आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी होगी भैया, उस मांसपेशी को क्या कहा जाता है? तो उस मांसपेशी को कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। तो अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी होती है उस मांसपेशी को क्या कहा जाता है? तो उस मांसपेशी को कहा जाता है मेरे भाई सेप्टम। क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। ये 4 चैम्बर है भैया आपके हृदय के, इनके नाम क्या क्या है? तो कल मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? इन्हें आप कहते हो एट्रियम, एट्रियम या फिर ओरिकल।
आलिंद कहते हो। जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आलिंद कहते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें हम आलिंद कहते हैं, और जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं, यानी कि नीले कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें हम एट्रियम या ओरिकल कहते हैं या आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, नीले कहते हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं ये भैया थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो एट्रियम, ओरिकल या आलिंद जो होते हैं ये छोटे होते हैं, तो ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होंगे, दोनों कक्षक होंगे, दोनों रूम होंगे, उन्हें हम आलिंद कहते हैं, एट्रियम या ओरिकल कहते हैं इंग्लिश में। ये थोड़े छोटे होते हैं, किसकी तुलना में, वेंट्रिकल की तुलना में, यानी कि नीले की तुलना में। और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं भैया। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। ये थोड़ा सा कट रहा है, दिख नहीं रहा आपका, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ भैया। दिख नहीं रहा ना आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, इधर लिख देता हूँ। तो देखो भाई, ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं वो थोड़े भैया बड़े होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में ये वाली जो साइड होती है, इधर देखो, बायोलॉजी में ये वाली साइड राइट होती है और ये वाली साइड लेफ्ट होती है, यानी कि ये दायां भाग होता है बायोलॉजी में और ये बायां भाग होता है। लेकिन अगर आप रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता होगा अल्फ़ाबेट यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये लेफ्ट वाला भाग होता है और ये राइट वाला भाग होता है रीजनिंग वगैरह में, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में भैया ये वाला भाग राइट होगा और ये वाला भाग लेफ्ट होगा। तो भैया ये हमारा हृदय है, हमारा हार्ट है, तो हार्ट का ये वाला भाग कैसा होगा, तो ये वाला भाग भैया राइट होगा, यानी कि दायां भाग होगा, और ये वाला भाग कौन सा होगा, ये वाला भाग मेरे भाई लेफ्ट होगा, यानी कि बायां भाग होगा। बताओ, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? मिटा दूं? ठीक है, ध्यान से समझ लेना, पछताओगे नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये तो कल की बातें पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला भाग राइट होता है, ये वाला भाग लेफ्ट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं ये आपका हृदय है, तो इसमें राइट वाले चैम्बर कौन से होंगे, तो आप कहोगे कि राइट इस तरफ होता है, तो ये दोनों राइट वाले चैम्बर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट वाले चैम्बर कौन से होते हैं, तो लेफ्ट इधर होता है, तो ये दोनों चैम्बर जो होते हैं वो लेफ्ट होते हैं। ऊपर वाले चैम्बरों को क्या कहा जाता है, एट्रियम ओरिकल कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में आलिंद कहा जाता है। नीचे वाले चैम्बरों को वेंट्रिकल कहा जाता है, नीले कहा जाता है। तो इस वाले चैम्बर को क्या नाम होगा, इस वाले चैम्बर का नाम क्या होगा, ये राइट साइड में है, और ऊपर वाले चैम्बर को क्या कहा जाता है, एट्रियम ओरिकल या आलिंद कहा जाता है। तो क्या इस वाले चैम्बर को मैं राइट एट्रियम लिख सकता हूं क्या, यानी कि हिंदी में लिखूं तो दायां आलिंद लिख सकता हूं क्या? बताओ बताओ, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या चीजें समझ में आ रही है? मैंने आपसे क्या कहा कि इस तरफ राइट वाला भाग होता है, यानी कि इस तरफ राइट वाला भाग होता है, इस तरफ राइट वाले चैम्बर होते हैं, इस तरफ लेफ्ट वाला भाग होता है, इस तरफ लेफ्ट वाले चैम्बर होते हैं। तो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उन्हें एट्रियम या ओरिकल कहा जाता है। ये दाएं तरफ है, तो इसे मैंने राइट एट्रियम या दायां आलिंद लिख दिया। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कल मैं आपको बता चुका। अब ये नीचे वाला चैम्बर है, राइट साइड में है, तो इसे मैंने राइट लिख दिया। अब नीचे वाला चैम्बर को वेंट्रिकल कहा जाता है, तो मैंने वेंट्रिकल लिख दिया। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? हिंदी में लिखा जाता है दायां नीले। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। बिल्कुल सिंपल चीज है। इस तरफ लेफ्ट होता है, ऊपर वाले चैम्बरों को एट्रियम कहा जाता है या ओरिकल कहा जाता है, तो मैं लिख सकता हूं राइट एट्रियम। ये वाला चैम्बर कौन सा है? राइट एट्रियम है, यानी कि राइट नहीं है भैया, राइट नहीं है, सॉरी राइट नहीं है,
इस तरफ वाले चैम्बर तो लाइट लेफ्ट होंगे ना, यानी कि बाया होगा ना, तो भैया लेफ्ट आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट आ गया ना। देखो इस वाले चैम्बर जो होते हैं ना दोनों, वो लेफ्ट होते हैं क्योंकि इस साइड में लेफ्ट साइड है, यानी कि बाया भाग है, तो ये वाले चैम्बर भी बाएं होंगे भैया, तो लेफ्ट एट्रियम आ जाएगा। तो ऊपर वाले चैम्बरों को एट्रियम कहा जाता है, ओरिकल कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। तो लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट एट्रियम आ गया, यानी कि बाया आलिंद आ गया, यानी कि बाया आलिंद आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये वाला जो चैम्बर होगा ये कौन सा होगा, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में लिख लिया भैया। नीचे वाले चैम्बरों को वेंट्रिकल कहा जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, यानी कि बाया निलय हो जाएगा। बताओ, यहां तक तो मैं आपको कल पढ़ा चुका था, यहां तक तो मैं आपको कल पढ़ा चुका था। बताओ भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब जब भी मैं हृदय का डायग्राम बनाऊंगा ना, तो ये इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखूंगा कि इस वाले चैम्बर को राइट एट्रियम कहा जाता है, दायां आलिंद कहा जाता है, इस वाले चैम्बर को लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है, बायां आलिंद कहा जाता है, इसे नहीं लिखूंगा। इस वाले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल दायां निलय कहा जाता है, इसे नहीं लिखूंगा। इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, जैसे कि राइट से तो मैंने ले लिया आर और एट्रियम से मैंने ले लिया ए, तो इसका मतलब क्या है, राइट एट्रियम। इतनी बात क्लियर है। यहां से राइट से ले लिया मैंने आर और वेंट्रिकल से ले लिया वी, तो ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। ये वाला जो चैम्बर है, इस लेफ्ट से तो ले लूंगा एल, एट्रियम से ले लूंगा ए, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और लेफ्ट से एल और वेंट्रिकल से वी, तो ये वाला चैम्बर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब दोबारा मैं हृदय का डायग्राम बनाऊंगा तो भैया मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी कि ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। बताओ, चीजें क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो मैं कल पढ़ा चुका था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भैया हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, केंचुआ, कॉकरोच, मगरमच्छ, सांप, पक्षी, मछली, ये सभी जीवों के मैंने आपको क्या बताए थे, इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। जहाँ से डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि मछली के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, सांप के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, केंचुए के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये बताओ, ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, अब भैया चैम्बरों के बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ा दिया था और आज भी पढ़ा दिया है। आज पढ़ाना जरूरी था भैया, अगर आज नहीं पढ़ाता तो आपको चीजें समझ में नहीं आती है कि नहीं है। चलो, अब आप हेडिंग क्या लगाओगे, आप हेडिंग लगाओगे आप वॉल। क्या लगाओगे, इन्हें मैं मिटा दूं। ओके, सारी चीज मिटा देता हूं। अब मैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वॉल पढ़ेंगे, कपाट पढ़ेंगे, यानी कि दरवाजे पढ़ेंगे भैया। क्या पढ़ोगे, वॉल, कपाट, दरवाजे। कपाट एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है दरवाजा। इंग्लिश में वॉल कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉल कहा जाता है। देखो, वॉल यानी कि कपाट, कपाट हिंदी में दरवाजा भी आप कह सकते हो। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कभी ना कभी आपने एक चीज तो जरूर सुनी होगी कि यार वो मेरा दोस्त है और उस दोस्त के पापा के छल्ले डले हुए हैं। क्या पता है वो छल्ले होते क्या है, एक्चुअली में वो वॉल होते हैं, वो कपाट होते हैं। इन्हीं के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से समझना, सारी चीजें समझ में आएगी। चलो डायग्राम बनाओ भैया, डायग्राम की सहायता से समझाओ ताकि मैं बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। ओके, देखो भैया एक रफली डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये बना दिया हमने भैया एक रफली डायग्राम। वही हम तो सिंपल तरीके से समझेंगे भैया। भाई हमें तो चीज़ें याद करनी है, हम तो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कौन सा बोर्ड एग्जाम देना है कि हम अच्छे से डायग्राम बनाए, हमें तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए भैया। देखो, ये आपका हृदय रहा और आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली आपकी सेप्टम मांसपेशी रही। ये आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली सेप्टम मांसपेशी रही। अब ये वाला चैम्बर कौन सा था, याद करो, तो ये वाला चैम्बर था भैया राइट एट्रियम।
यानी कि दायां आलिंद। ये वाला चैम्बर कौन सा था? राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय। ये वाला चैम्बर कौन सा था? लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद। अभी मैंने बताया था ना, मैंने कहा था कि अगली बार जो बताऊंगा आपको तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो चीजें आपको पता होना जरूरी है। ये वाला चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल है भैया, यानी कि बायां निलय। तो सबसे पहले तो ये चीजें क्लियर है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। बताओ, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना। अब वाल्व के बारे में बात करते हैं। तो हमारे हृदय में कितने कपाट होते हैं, कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। तो अगर आपसे संख्या पूछे कि हमारे हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। नाम बताओ भैया। ठीक है, देखो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों कपाट के बीच में, सॉरी, इन दोनों चैम्बरों के बीच में एक मांसपेशी होती है। और वो उस मांसपेशी को क्या कहा जाता है? छोड़ो, इस मांसपेशी को तो सेप्टम कहा जाता है, लेकिन इस मांसपेशी में भैया क्या होते हैं? इस मांसपेशी में ऐसे 3 छल्ले होते हैं। ऐसे 3 छल्ले होते हैं। तो ये 3 छल्ले मिलकर के एक कपाट का निर्माण करते हैं। और इस कपाट को क्या कहा जाता है? इस कपाट को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि त्रिकपर्दी कपाट। त्रिकपर्दी कपाट कहा जाता है। बताओ, चीजें समझ में आई? तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा कपाट होता है? तो ट्राइकस्पिड कपाट होता है, त्रिकपर्दी, यानी कि 3 पर्दे वाला क्या होता है? दरवाजा होता है, कपाट होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसे याद कर सकते हो। इसमें 3 कपाट होते हैं, यानी कि 3 छल्ले होते हैं। तो ये कौन सा कपाट है भैया? ये होता है ट्राइकस्पिड कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि त्रिकपर्दी कपाट। ओके भैया, इधर देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो मांसपेशी है, इसमें भैया इस तरीके से 2 छल्ले होते हैं। और 2 छल्ले वाला ये जो बाल होता है, इसे कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विपर्दी कपाट। ये कितने पर्दे वाला है? ये 2 पर्दे वाला है, तो इसे क्या कहोगे? द्विपर्दी कपाट कहा जाता है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से समझ लेना, नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम होगी भैया। ओके, आगे देखो, ये जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल में एक आपको कपाट दिखाई देगा, और इस कपाट को कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व। हिंदी में कहा जाता है अर्ध चंद्राकार कपाट। यह आधे चांद के समान दिखाई देता है भैया, ये आपको ये वाला कपाट, ये वाला कपाट। तो ये वाला कपाट कहाँ होता है? ये होता है राइट वेंट्रिकल में। कहाँ होता है? राइट वेंट्रिकल में होता है। तो इस वाले कपाट को क्या कह दिया? सेमी लूनार वाल्व, यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है। एक ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि बायां निलय होता है, इसमें होता है एक कपाट, इसमें होता है एक कपाट। और इस कपाट को क्या कहा जाता है? इस कपाट को कहा जाता है ओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। इस कपाट को क्या कहा जाता है? एओर्टिक कपाट कहा जाता है, एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। तो ओर्टिक, या इसमें आर साइलेंट होता है, जब बोलते हैं ना, तब प्रोनाउंस करते हैं ना, तो आर साइलेंट होता है। तो एओर्टिक या ओर्टिक वाल्व कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तो ये 4 कपाट होते हैं भैया। बताओ, पहला कपाट ये रहा ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा बाइकस्पिड वाल्व, तीसरा सेमिलुनार वाल्व, और चौथा एओर्टिक वाल्व। बताओ, तो हमारे हृदय में कितने कपाट होते हैं, कितने वाल्व होते हैं? अब ये वाल्व का काम क्या होता है? तो पहले तो वाल्व का काम समझ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि, दोबारा से बता देता हूं कि किस किस जगह पर उपस्थित होते हैं। ये ऊपर के जो दोनों कपाट होते हैं ना, ये इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से लगे हुए होते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, ध्यान से समझना। तो ऊपर से ब्लड नीचे की ओर जाता है। जैसे कि मान लीजिए राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो ये ऐसे लगे हुए होते हैं। देखो, एक कैसे लगे होते हैं? ऐसे लगे हुए होते हैं। तो जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में अगर ये ब्लड आ जाएगा, तो ये ऐसे खुल जाएंगे।
कैसे खुल जाएंगे, ये ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही ये लगा हुआ होता है, वैसे ही ये लगे हुए होते हैं सब। तो ऐसे लगे हुए थे, तो ऐसे लगने का फायदा क्या है, ये सीधे भी तो हो सकते थे, ये ऐसे क्यों है भाई, ये ऐसे क्यों लगे हुए हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि विपरीत दिशा में से अगर ब्लड जाएगा तो उसे रोक देगा। देखो हर हमेशा जो ब्लड होता है ना, वो आपके हृदय में ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो ये ऐसे खुल जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो ये ऐसे खुल जाएगा। लेकिन अगर कभी नीचे से ऊपर की ओर ब्लड जाएगा, कभी अगर ये नीचे से ऊपर की ओर ब्लड जाएगा, तो जैसे जैसे कि नीचे से ऊपर की ओर ब्लड आ रहा है, तो ये ऐसे 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 हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर ब्लड आया, नीचे से ऊपर की ओर ब्लड आया, तो भैया ये ऐसे बंद हो जाएंगे। तो हर हमेशा ये जो दरवाजे होते हैं, ये जो कपाट होते हैं, ये ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो दरवाजों का काम क्या है, आपके हृदय में जो कपाट होते हैं, जो वाल्व होते हैं, इनका काम क्या है, तो ब्लड को ये विपरीत दिशा में जाने से रोकने का काम करते हैं भैया। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये कपाट क्या करते हैं, आपके हृदय में ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। भैया गेट लगा के जाना, ये भैया ये गेट लगा के जाना, ठीक है। इतनी बात, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जो त्रिक पर्दी कपाट होता है, ये त्रिक पर्दी कपाट कहाँ लगा हुआ होता है, तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लगा हुआ होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बाइकस्पिड वाल्व कहाँ लगा हुआ होता है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगा हुआ होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राइट वेंट्रिकल में कौन सा कपाट होता है, तो भैया सेमिलुनार वाल्व होता है, यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट होता है। इतनी बात क्लियर है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा कपाट होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है एओर्टिक वाल्व, यानी कि एओर्टिक कपाट होता है। बताओ बताओ भैया, यहां तक की कहानी किसको समझ में आ गई और किसको समझ में नहीं आई? आ जानी तो चाहिए मेरे भाई। भाई यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ जानी चाहिए भैया। आ गई ना? किसी को कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, मिटा दो इसको, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब चीजों को ध्यान से समझना। इसमें देखो चेंबर के नाम भी लिखे हुए हैं और कपाट यानी कि दरवाजों के नाम भी लिखे हुए हैं। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सेमिलुनार वाल्व जो होता है भैया, ये किस कपाट में स्थित होता है, तो सेमिलुनार वाल्व किस कपाट में उपस्थित होता है, राइट वेंट्रिकल में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है, ये किस कपाट में लगा हुआ होता है, तो ये भैया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की जो मांसपेशी होती है उसमें लगा हुआ होता है। जो बाइकस्पिड वाल्व होता है, ये कहाँ लगा हुआ होता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगा हुआ होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा कपाट होता है, तो एओर्टिक वाल्व होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ये कौन सा है, सेमिलुनार वाल्व है, तो इसे मैं छोटा करके लिख देता हूं, इसे मैं नीचे लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे कुछ चीजें सिखानी है आपको। ये कौन सा है, ये है सेमिलुनार वाल्व, यानी कि अर्ध चंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट यानी कि सेमिलुनार वाल्व। अब ध्यान से समझना, पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके भैया। बताओ यहां तक चीजें समझ में आ गई ना? ओके। अब ध्यान से समझना आपके शरीर में जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो दो प्रकार का होता है। मैं आपको तीसरी नहीं चौथी बार बात बता रहा हूं ये वाली चीज, और ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर आपसे आपके एग्जाम में। इस वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपको चीजें जल्दी याद हो जाए और आगे जाकर के आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सके। ब्लड जो होता है दो प्रकार का होता है। मैंने कहा कि एक होता है प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त को क्या कहा जाता है, तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कट तो नहीं रहा ना, इसे जाना जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है, ऐसे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है।
प्योर ब्लड शुद्ध रक्त क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है भैया इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। दूसरा कौन सा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और इसे कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है इसे। ये ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। ये ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। बताओ यहां तक की चीजें समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए। अरे चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? खून जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, ये जो राइट वाले चैम्बर है, ये जो राइट वाले चैम्बर है, ये दोनों राइट वाले चैम्बर है, ध्यान से समझना, ये दोनों राइट वाले चैम्बर है। इन राइट वाले चैम्बरों में प्योर ब्लड बहता है और प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। बताओ, तो राइट वाले जो चैम्बर होते हैं, इन राइट वाले चैम्बरों में प्योर ब्लड बहता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं क्या? अरे भाई सही नहीं पढ़ा रहा, मैं गलत पढ़ा रहा हूं। इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। जो राइट वाले चैम्बर होते हैं इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। अब ये कोई खराब रक्त नहीं है, इम्प्योर ब्लड है जो, बस फर्क इतना सा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है, बस फर्क इतना सा है, नहीं तो ये खराब नहीं है। ठीक है, तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां आलिंद और दाएं नीले वाले जो चैम्बर होते हैं, इसमें किस प्रकार का ब्लड होता है? इसमें भैया इम्प्योर ब्लड होता है, ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। सिंपल सी बात है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले चैम्बर है, इन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में किस प्रकार का ब्लड बहेगा? तो इस दोनों में बहेगा भैया प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। बताओ, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो वो प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो प्योर ब्लड है। तो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों चैम्बरों में प्योर ब्लड बहेगा यानी कि ऑक्सीजन गैस युक्त, यानी कि ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होगी, ऐसा ब्लड बहेगा यानी कि प्योर ब्लड बहेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि भैया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला ब्लड बहेगा इस वाले चैम्बर में, क्योंकि इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। इस वाले चैम्बर में भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहेगा यानी कि इम्प्योर ब्लड बहेगा। ऐसा कोई ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है तो वो होता है प्योर ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है वो होता है प्योर ब्लड। तो अगर मैं आपसे कभी कहूं कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है तो समझ लेना वो इम्प्योर ब्लड है। तो यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा कर दी, तो उसका मतलब क्या है? दोनों में इम्प्योर ब्लड के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है तो उसका मतलब है कि भैया मैं प्योर ब्लड के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि शुद्ध रक्त के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, अभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी क्योंकि मैं पढ़ाकर अभी आया ही हूं, अभी तो मैंने पढ़ाना बंद भी नहीं किया है। अभी आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे ना भैया, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, वहां पर चीजों में आपको प्रॉब्लम आएगी, वहां पर आप अच्छे से उन चीजों का जवाब नहीं दे पाओगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो राइट एट्रियम होता है, इस राइट एट्रियम में किस प्रकार का ब्लड उपस्थित होता है? बताओ, तो इस राइट एट्रियम में किस प्रकार का ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो वो इम्प्योर ब्लड बहता है। राइट साइड में जो चैम्बर होते हैं हमारे हृदय में, उन सब में इम्प्योर ब्लड बहता है यानी कि अशुद्ध रुधिर बहता है।
तो हमारे हृदय के दाएं नीले में कौन सा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है या इम्प्योर ब्लड बहता है? तो इम्प्योर ब्लड बहता है भैया हमारे हृदय के राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दाएं नीले में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हृदय के लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बायां आलिंद में किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो प्योर ब्लड बहता है भैया, ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा ब्लड बहता है। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड बहेगा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड बहेगा? तो भैया प्योर ब्लड बहेगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। ठीक है, बात क्लियर है। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इस ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के भैया किस प्रकार का ब्लड बह रहा है? इम्प्योर ब्लड बह रहा है, क्योंकि ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है ना, वो दाएं तरफ होता है, हमारे हृदय के चैम्बरों में दाएं तरफ होता है, और दाएं तरफ भैया इम्प्योर ब्लड बहता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है ना, उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। वैसे ही ये जो सेमिलुनार वाल्व है, इस सेमिलुनार वाल्व में होकर किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो इसमें होकर भी भैया इम्प्योर ब्लड ही बहेगा, इसमें भी इम्प्योर ब्लड ही बहेगा भैया, अशुद्ध रक्त बहेगा, क्योंकि ये भी हमारे हृदय के राइट साइड में है, ये भी हमारे हृदय के राइट साइड में है भैया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बाइकस्पिड वाल्व से होकर के किस प्रकार का ब्लड बहता है, तो भैया किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो भैया प्योर ब्लड बहता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है, ऐसे ब्लड को ही प्योर ब्लड कहा जाता है। तो बाइकस्पिड वाल्व में किस प्रकार का ब्लड बहेगा? तो भैया प्योर ब्लड बहेगा। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो वाल्व होता है एओर्टिक वाल्व, इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो इसमें भी प्योर ब्लड ही बहेगा, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो आशा करता हूं ये चीज भी आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ गई होगी। आ गए ना? किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताओ, चैम्बर समझ में आ गए? चैम्बर समझ में आ गए कि कौन सा चैम्बर कहां पर उपस्थित होता है और उसका नाम क्या है? वाल्व समझ में आ गई कहानी, वाल्व की कहानी समझ में आ गई। कौन से चैम्बर में किस प्रकार का ब्लड बहता है, क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई? क्या कौन से वाल्व में होकर किस प्रकार का ब्लड बहेगा, क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई क्या? ओके। अब भैया मैं कुछ चीजें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जिसका संबंध पिछली वाली क्लास से नहीं, उससे पिछली वाली क्लास से। मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाया था, रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ाया था ना, रुधिर वाहिकाओं के बारे में। लास्ट में जाकर के मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था, दोबारा रिपीट करने वाला हूं उस डायग्राम को, क्योंकि कल मैं आपको हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ाने वाला हूं। तो हृदय की जो कार्य प्रणाली होती है, हृदय की जो कार्य प्रणाली होती है, उसके लिए ये चीज आपको लिए सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये सारी चीजें सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ही होगा, नहीं लिया है तो वीडियो को बैक करके देख लेना भैया। इतनी कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई? यहां तक इन सब का अलग अलग डायग्राम बनाना भैया, इन सब का अलग अलग डायग्राम बनाना। जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे वैसे मत करना है कि मैं तो मिटा सकता हूँ ना, मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड, आपके पास थोड़ी ना है। तो जब बार बार आपके हाथों से लिखोगे ना चीजें, तभी आपको समझ में आएगी। अब देखो, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, कुछ याद आई आपको? ओके। अब देखो, सबसे पहले मैं आर्टरी के बारे में बात करता हूं। तो जब मैंने आपको आर्टरी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मैंने आपसे कहा था कि यह है ओटा। इसमें आर साइलेंट रहता है, तो इसे ओटा या फिर आयोटा लिखते हैं, ओटा या फिर आयोटा लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? तो मैंने आपसे कहा था कि आपके हृदय का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है। तो ये रहा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा आपका बाएं नीले। अब बाएं नीले में किससे जुड़ी हुई होती है? तो ये जो एओर्टिक कपाट होता है ना, इस कपाट का नाम इस धमनी की वजह से ही पड़ा है, ओटा या ओटिक या एओर्टिक वाल्व भी कहा जाता है इसे। तो ये जो धमनी होती है ना, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है ये। तो सबसे बड़ी जो धमनी होती है इसे महाधमनी भी कहते हैं। तो ये किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? तो ये जुड़ी हुई होती है भैया इस एओर्टिक वाल्व से, और किस चैम्बर से? लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि बाएं नीले से। तो ये क्या है? ये क्या है भैया? तो ये क्या है? ये है आयोटा।
एओआरटी, ये सबसे बड़ी धमनी है। और ये सबसे बड़ी धमनी क्या करती है भैया, तो इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहाँ लेकर के जाती है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स के पास लेकर के जाती है, हमारे शरीर के अंगों के पास लेकर के जाती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है, तो पल्मोनरी आर्टरी था अपवाद भैया। कौन सा था, पल्मोनरी आर्टरी, जिसे आप फेफड़े की धमनी भी कहते हैं या फुसफुसीय धमनी। और ये फेफड़े की जो धमनी थी, इसमें भैया अपवाद क्यों है, क्योंकि धमनी जो होती है उसमें प्योर ब्लड बहता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें इम्प्योर ब्लड बह रहा था, यानी कि अशुद्ध रक्त बह रहा था। और ये किससे जुड़ी हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि ये भैया दायां जो नीले होता है उससे निकल करके कहाँ तक जाती है, ये लंग्स तक जाती है या आपके फेफड़ों तक जाती है। बोलो कुछ चीजें याद आई, तो ये भैया ये राइट वेंट्रिकल में यानी कि दायां नीले में किससे जुड़ी हुई होती है, पल्मोनरी आर्टरी, इस सेमिलुनार वाल्व से जुड़ी हुई होती है। तो सेमिलुनार वाल्व से जुड़ी हुई होती है भैया कौन सी, ये पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे लिख देता हूं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी किस प्रकार का ब्लड लेके जाएगी, इम्प्योर ब्लड। देखो इस वाले राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। तो ये इम्प्योर ब्लड लेकर के कहाँ जाती है, आपके लंग्स के पास जाती है, आपके फेफड़ों के पास जाती है। बताओ, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। एक बार और बताता हूँ, आर्टरी धमनी के बारे में मैंने आपको लास्ट में इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था। धमनी में प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो सबसे बड़ी धमनी होती है ओटा या आयोटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है एओर्टिक वाल्व से, जो शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है आपके शरीर के अंगों तक। इसमें अपवाद होता है पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फेफड़ों की धमनी, जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है दायां नीले से ये लंग्स तक। ये दायां नीले है, दायां अलिंद है, तो दायां नीले से इस अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़ों तक लेकर के जाती है। तो आपसे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया कि पल्मोनरी आर्टरी किस किस से जुड़ी हुई होती है, तो दायां नीले से लेकर के लंग्स तक जुड़ी हुई होती है और ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी में किस प्रकार का ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है भैया, यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। इम्प्योर ब्लड को ही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, प्योर ब्लड को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। अभी अभी सिखाया है मैंने आपको, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अगर ओटा, ये जो ओटा होता है सबसे बड़ी धमनी होती है, इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। आगे बात करते हैं। फिर मैंने आपको आर्टरी के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था वेन्स, यानी कि सिरा, सिराएं पढ़ाई थी। सिराओं में मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, यही कहा था। इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्योर ब्लड बहता है। इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। चीजें बताई थी ना, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है, वो होता है इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे बड़ा सिरा कौन सा था, याद आया कुछ याद, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा सिरा कौन सा है, आया कुछ याद। तो सबसे बड़ा सिरा है वेना कावा, और ये वेना कावा भी दो प्रकार का होता है, आया कुछ याद। एक सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा, आया कुछ याद। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम होता है, इस राइट एट्रियम में ये अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है हमारे शरीर के अंगों से, या आपके शरीर के ऑर्गन्स है, इन अंगों से इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि वेन्स होती है, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, तो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है। देखो किसमें, राइट एट्रियम में। तो ये ऊपर वाला तो होता है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाला होता है इंफीरियर वेना कावा। तो ऊपर वाला जो ऑर्गन है सुपीरियर वेना कावा है, ये तो आपके सीने से ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के आएगा, किसमें, इस राइट एट्रियम में।
और जो इंफीरियर वेना कोवा है, ये सीने से जितने भी नीचे के ऑर्गन है, इन सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के आएगा किसके पास, इस राइट एट्रियम के पास। ठीक है, तो ये किससे जुड़े हुए होते हैं, ये ऑर्गन से अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है, कहाँ तक पहुंचाता है, ये राइट एट्रियम तक पहुंचाता है। कौन, ये वेना कावा। बताओ, चीजें समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा सिरा होता है वेना कावा होता है, उसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, ये हमारे शरीर के अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंचा रहा है, आपके हृदय तक पहुंचा रहा है। और हृदय के किस चैम्बर में पहुंचा रहा है, तो राइट एट्रियम में पहुंचा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, लेकिन इसमें भी भैया एक अपवाद था, एक एक्सेप्शन था, मैंने आपको बताया था, वो था पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी अपवाद क्यों है, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स, आर्टरी नहीं, आर्टरी के बारे में तो हमने पढ़ लिया ना, पल्मोनरी वेन्स। अब अपवाद क्यों है, इसी वजह से अपवाद है क्योंकि वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है भैया। कौन सा ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन्स होता है, इसमें प्योर ब्लड बहता है। इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। प्योर ब्लड को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो ये प्योर ब्लड, अब ये बात आती है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक जुड़ी हुई होती है, तो ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, ये आपका जो लंग्स होता है, इन लंग्स से ये पल्मोनरी आर्टरी जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, इस लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाती है भैया किसको, प्योर ब्लड को। कौन, ये पल्मोनरी आर्टरी। आ गया समझ में। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये लंग्स दिखाई दे रहा है ना आपको, और ये राइट लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो लंग्स से भैया, लंग्स से ये प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाती है। तो ये रहा आपका लंग्स। लंग्स क्या करता है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से। मैंने आपको समझाया था कि इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करता है, बाद में कल समझा दूंगा, पहले भी समझा चुका भैया मैं। तो यहाँ से भैया ये लंग्स के पास प्योर ब्लड आ चुका है, तो इस प्योर ब्लड को ये भैया इस लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाने का काम करती है। कौन कौन पहुंचाती है, तो भैया ये पल्मोनरी वेन। तो ये कौन है, ये है भैया पल्मोनरी, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, वेन्स, यानी कि फेफड़ों का सिरा, यानी कि फेफड़ों का सिरा। बताओ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती है, इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, इसमें प्योर ब्लड बहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। कंफ्यूजन मत होना भैया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी से और पल्मोनरी वेन से। अगर आपने शुरू से हमारी क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में पढ़ाया है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाया है। अब देखो, अब आपके पास ये शानदार डायग्राम बन चुका है जिसमें मैंने आपको हृदय के चैम्बरों के नाम लिख रखे हैं, आपके वॉल्स जो कपाट होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, उनके नाम लिख रखे हैं, इन चैम्बरों में किस प्रकार का ब्लड बहता है, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। ये हृदय के चैम्बर किस किस ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं, इसमें कौन कौन सी नस होती है, कौन सी आर्टरी होती है, कौन सी वेसल्स होती है, कौन सी वेन्स होती है, वो सारी चीजें लिख रखी है। तो भैया आज हम यहीं तक रखते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मैं आपको हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ाऊंगा, सबसे पहले ये डायग्राम बनाने वाला हूँ, फिर ये किस तरीके से काम करता है आपका हृदय, वो सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बैच नहीं लिया है बायोलॉजी स्पेशल 0.2 वाला, क्योंकि कल की क्लास जो होगी वो पेड होगी भैया, आपको 29 रुपए देकर ही इस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा 1 महीने के लिए, तभी जाकर के आप ये वीडियो देख पाओगे। इसलिए अभी कहता हूं कि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बैच का, वहां से जाकर के आप 29 रुपए की मेंबरशिप ले लीजिए और बैच ले लेना, ताकि आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ सके। और ये बैच सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर रेलवे ग्रुप डी के भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि साइंस के क्वेश्चन रोज करवाता हूं भैया। जो 2022 में आपसे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे वही सेम पेपर के क्वेश्चन मैं आपको भैया यहाँ पर टेस्ट के रूप में करवा रहा हूँ। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए भैया और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।